इन कंटिन्यूएशन विद द आर्टिकल्स एंड द टेबल वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑफ द पॉलिटी। इसके नेक्स्ट में हमारा आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 163 आर्टिकल। इसमें बोले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, और वो उनके ही एडवाइसेस पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद 164 में बोला चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नर अपॉइंट करेगा और वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर के टाइम पीरियड में रहता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टेट है जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वहाँ पे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इंचार्ज भी रहती है। मिनिस्टर्स आपके जो है चीफ मिनिस्टर के ओपिनियंस के बेसिस पे आता है कि मतलब ये बंदा हमारा होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे बोला है कि 164 में ही कि आपका जो 164 में ही बोला हुआ है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो हमारे 15% ऑफ दी लेजिस्लेचर का जितने भी टोटल नंबर है, और मिनिमम 12% होने चाहिए। 91st अमेंडमेंट एक्ट ने एक्सीड करा था ये, मतलब 91st अमेंडमेंट एक्ट से आया ये चीज़ है। 91st अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये चीज़ लेकर के आए थे। देन यू हैव कि हमारा 10th शेड्यूल आता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको क्या होता है, डिस्क्वालीफाई करते हैं हम मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। यहाँ पे ओथ दिलाई जाती है बाय द गवर्नर 3rd शेड्यूल के बेसिस पे। 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए आप मिनिस्टर रह सकते हो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा अगर एमपी नहीं हो तो यू कैन बी एट मैक्स 6 मंथ के लिए आप मिनिस्टर रह सकते हो। अगर आप 6 मंथ से एक्सीड कर जाते हो तो आप मिनिस्टर नहीं रहते हो। विद इन दैट 6 मंथ आपको एमएलए बनना पड़ेगा टू बी अ मिनिस्टर। सैलरीज हमारे 2nd शेड्यूल के बेसिस पे आ जाते हैं। 165 में हमने एडवोकेट जनरल देखना है, ठीक है। 76 में हमने अटॉर्नी जनरल देखा था। तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं, एडवोकेट जनरल, वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और ये बंदा जो है वो क्वालिफाइड हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। देन जितने भी लीगल मैटर्स हमारे स्टेट के होते हैं वो सारी चीज़ें एडवोकेट जनरल के थ्रू ही डिस्चार्ज करी जाती है वो ड्यूटीज़, और ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर के टाइम पीरियड में रहते हैं। 166 में हमने देखा कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, कैसे मतलब कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो गवर्नर के नाम पे लिए जा रहे हैं, ओथ दिलाते हैं गवर्नर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन यू हैव 167, उसमें बताया चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, और वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो गवर्नर को इन्फॉर्म करेगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर की यही रहती है कि वो आप इन्फॉर्मेशन आप गवर्नर को दे करके आओ। देन यू हैव नेक्स्ट चैप्टर 3 जो उसमें स्टेट लेजिस्लेशन की बात हो रही है। स्टेट लेजिस्लेशन 168 आर्टिकल, इसमें होता है फॉर एवरी स्टेट यहाँ पे एक लेजिस्लेचर होता है जिसमें एक गवर्नर होते हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट्स में हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है, और हमारे 2 हाउसेज होते हैं या फिर 1 हाउस होता है। ओके, जब 2 हाउसेज होते हैं तो हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली है, ठीक है, नथिंग इंपॉर्टेंट। 169 में अब हमारी बात हो रही है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश या क्रिएशन कैसे कराते हैं। तो इसका क्रिएशन के लिए हमारे 169 लग रहा है, ठीक है, आर्टिकल 169 इज डीलिंग विद दिस, ठीक है। अब क्या है, हमने अबॉलिश कराना है या फिर क्रिएट कराना है, तो स्टेट जो है वो पार्लियामेंट के पास जाएगा एक चीज़ रेजोल्यूशन लेकर के, जिसमें आपकी टोटल मेंबरशिप होएगी प्लस आपकी 50% ऑफ टोटल प्लस 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग से आप लेकर के जाते हो असेंबली, लेकर के जाते हैं प्रेसिडेंट के साथ, और उसके बाद आपका क्रिएशन हो जाता है या अबॉलिशन हो जाता है, ठीक है। देन अब है ये, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानते हैं जो अबॉलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। 170 में हमारा कॉम्पोजिशन बात हो रही है कि क्या कॉम्पोजिशन रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली। 60 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, 500 मैक्सिमम होना चाहिए। रेशियो जो है वो पॉपुलेशन का हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सेम रहना चाहिए, नंबर ऑफ सीट अलॉटमेंट सेम रहना चाहिए बिटवीन द स्टेट एंड अमंग द स्टेट और विद इन द स्टेट, दोनों ही चीज़ें। आपकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं वो 1971 के सेंसस के बेसिस पर, लेकिन जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो आपके 2001 के सेंसस के बेसिस पे हैं। 171 171 में हमने देखा क्या कॉम्पोजिशन रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लीस्ट नंबर हमारे पास 40 होने, 40 बंदे हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 1/3 ऑफ LA जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है उसको 1/3 कैसे बनते हैं, देखो यहाँ से ये कॉम्पोजिशन रहता है कि 1/3 हमारे आएंगे लोकल बॉडी से, 1/3 आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब ये जो 1/3 है लास्ट का, इसमें हमारे 3 सेक्शन है। 1/6 तो आ रहे हैं गवर्नर आपके नॉमिनेट कर रहे हैं, 1/12 आ रहे हैं टीचर्स हैं, 1/12 आ रहे हैं आपके ग्रेजुएट्स हैं। गवर्नर जो है आपके कुछ बेसिस पे नॉमिनेट करता है, जैसे आपका लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज, इनके बेसिस पे। देन यहाँ 172 उसमें हम ड्यूरेशन देख रहे हैं लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर की, वो आपका 5 साल तक रहता है, ठीक है, बट उसके बाद वो एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर इन केस ऑफ इमरजेंसी, और 6 महीने एट मैक्सिमम, इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने मैक्सिमम रह सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 होता है, 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2nd ईयर में आपके चले जाते हैं।
173 में हमारी बात हो रही है क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे 25 साल की उम्र है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल की उम्र है, ठीक है। देन 174 में बात हो रही है सेशंस कैसे लगेंगे, प्रोरोगेट कौन करेगा, तो गवर्नर करेंगे, ठीक है। प्रोरोगेट करना, डिजोल्व करना है, वो सारे काम उनके होते हैं। 175 में जो गवर्नर होता है वो एड्रेस करता है कुछ स्पेशल चीज़ें। कब स्पेशल चीज़ें होती है, या तो आपका लेजिस्लेचर आया है, ठीक है, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, यहाँ पे 175 में इट इज़ डीलिंग ओनली टू एड्रेस द मैसेजेस। हाउस को मैसेज देता है कि क्या है, क्यों मीटिंग्स हो रही है, क्या मतलब पर्पस है चीज़ का। लेकिन 176 में स्पेशल पर्पस होता है। स्पेशल पर्पस कब होता है, स्पेशल एड्रेस कब होता है, जब पहला सेशन है आपके जनरल इलेक्शन के बाद या फिर पहला सेशन है साल का, ठीक है, तब हमारे गवर्नर जो है वो एड्रेस करता है उसको। 177 में क्या होता है, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। हर एक मिनिस्टर को, ठीक है, और एडवोकेट जनरल को राइट दिए हुए हैं कि आप किसी भी प्रोसीडिंग में टेक पार्ट कर सकते हो या बात कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर किसी कमेटी में, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। देन यू हैव 178 में हमारी क्या बात होती है कि हमारे जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर होते हैं असेंबली के, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे बेसिकली बात हो रही है। ऑफिसर्स यहाँ से आ जाते हैं, ऑफिसर्स की बात हो रही है। फिर उसके बाद आपका है नेक्स्ट, ऑफिसर्स यहाँ से आ गए, तो हमारे ये दोनों बंदे होने चाहिए, ठीक है। अब 179 में बोले जो आपका स्पीकर का ऑफिस होता है और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस होता है, वो अगर आप एमएलए नहीं हो तो आप यू विल नॉट बी दिस थिंग ऑल्सो, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ठीक है। या फिर आपने रिज़ाइन कर दिया है, स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर को लिख कर, डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर को लिख करके रिज़ाइन कर दिया तब, या फिर आप हटा दिए गए हो विद द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप 50 ऑफ टोटल, ठीक है। इससे 14 डेज़ का नोटिस आपको दिया गया था बिफोर दिस रेजोल्यूशन गॉट पास्ड। फिर उसके बाद आता है 180 में हमारी पावर देखी जाती है डिप्टी स्पीकर की या दूसरे बंदे के, जो भी एक्ट एज स्पीकर, जो भी आपके स्पीकर के जैसे काम करेगा, ठीक है, कि क्या चीज़ें रहेंगी उसके पास। अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी में क्या होता है, प्रेसिडेंट आपके बताता है कि होल प्रिसाइड, ठीक है। और ड्यूरिंग द एब्सेंस आपका जो है हाउस देखता है कि कौन प्रिसाइड करेगा, हाउस विल डिटरमाइन। मैंने प्रेसिडेंट बोला है, गवर्नर वैकेंसी है तो आपका गवर्नर विल सी इन केस ऑफ योर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट अगर लोकसभा होती तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। एब्सेंस में क्या होता है, आपका हाउस डिटरमाइन करता है, असेंबली डिटरमाइन करेगी कौन बंदा जो है आपका एज अ स्पीकर एक्ट करेगा। 181 में क्या होता है, जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं वो अपने रिमूवल के टाइम पे क्या है, प्रिसाइड नहीं करते होते हैं। तो जब उनका रिमूवल के चीज़ें चल रहे होते हैं तो वो नहीं कर रहे होते प्रिसाइड, दे आर नॉट प्रिसाइडिंग, ये प्रेजेंट होते हैं, नॉट प्रिसाइड एंड नॉट कास्टिंग वोट। इक्वालिटी मतलब कि इक्वालिटी वाली वोट नहीं देता होता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे देते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, तो जो अगर दूसरा बंदा बना दिया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज 2 पर्सन रिस्पेक्टिवली, एक चेयरपर्सन होएगा या दूसरा डिप्टी चेयरपर्सन होएगा, ठीक है। अगर वो वेकेट है तो अनदर मेंबर विल एक्ट, ठीक है। देन वैकेंसी ऐसे होती है, भाई आप MLC नहीं रहे हो या फिर आपने रिजिग्नेशन दे दिया एक दूसरे को लिख करके, या फिर आप मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर से आप रिमूव करा दिए हुए विद 14 डे नोटिस। 184 में बात हो रही है कि पावर क्या रहती है, जो चेयरपर्सन के जैसे एक्ट करेगा, तो जैसे जो भी पावर हमारा गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वैकेंसी के टाइम पे, तो जो भी चेयरपर्सन की पावर होती है वो मिल जाएगी आपको। और एब्सेंस के टाइम पे क्या होता है, काउंसिल खुद ही डिटरमाइन करता है। 185 में क्या हो रहा है कि ये भी प्रिसाइड नहीं करेंगे जब इनका रिमूवल का मोशन इन मोशन होएगा, ठीक है। तो नॉट थ्रू, दो ये प्रेजेंट होते हैं बट ये लोग वो नहीं करेंगे, प्रिसाइड नहीं करेंगे एंड वोट करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में, एज वी हैव सीन फॉर द स्पीकर एज वेल। 186 में क्या होता है, सैलरी हमारे सेकंड शेड्यूल से आ रही है। 187 में क्या है, सेक्रेटेरिएट होता है। 98 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट। 187 में आपका सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ आपका लेजिस्लेचर का होता है। 187 एंड 98। तो गवर्नर जो होता है स्पीकर के साथ कंसल्ट करता है या चेयरपर्सन के साथ कंसल्ट करता है इन केस ऑफ योर सेक्रेटोरियल स्टाफ, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट्स में हो या फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उन सबको लेकर के। देन यू हैव कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 188 में ओथ की बात हो रही है, 88 में ओथ की बात हो रही है कि ओथ दिलाई जाती है, गवर्नर दिलाता है या फिर कोई भी बंदा जो गवर्नर नॉमिनेट करता है। देन यू हैव 189 में वोटिंग होती है, हाउस में कोरम होना चाहिए। वहाँ पे हमने 100 में देखा था देयर शुड बी अ कोरम, यहाँ पे 189 में देख रहे हैं देयर शुड बी अ कोरम, ठीक है, कोरम होना चाहिए। तो वो क्या होता है, या तो आपके 10 मेंबर हो, 10 मेंबर हो या फिर 10%, विच एवर इज़ ग्रेटर, ठीक है, वो हम कोरम मान लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर क्या रहता है, 190 वैकेंसी ऑफ द सीट्स।
अगर आप दोनों हाउस के मेंबर हो तो आपको एक हाउस का वैकेंसी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको दोनों ही सीट चली जाएंगी। आप लेजिस्लेचर दो से ज़्यादा स्टेट्स में अगर आप MLA हो तो आपको एक जगह पे ही रहना पड़ेगा, वरना जो प्रीवियसली रिजाइन द सीट बट एक स्टेट में वैकेंसी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। देन जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हमारे क्लॉज में मेंशन है, या फिर कोई आपने रिज़ाइन कर दिया है, या फिर आपका पार्लियामेंट के हिसाब से कुछ है, या फिर आप 60 दिन के लिए बिना परमिशन के आप आए नहीं हो। 191 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप MLA MLC, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास है, अनसाउंड माइंड के आप हो, आप इंसॉल्वेंसी वाला केस आएगा, आप सिटीजन नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाइड पार्लियामेंट लॉज के अंदर। तब 192 में हमारा डिसीजन जो होता है इन सब डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर किसका होता है, आपका गवर्नर का होता है। गवर्नर किसके ओपिनियन लेता है, इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन लेता है। 192 में इज बिंग डेल्ट। 193 में पेनल्टी लगता है अगर आप बिना ओथ के जो है आप हाउस में बैठ रहे हो। देन यू हैव पावर एंड इम्यूनिटीज, हम देखें तो 194 वहाँ पर 102 IAS, ठीक है, पावर एंड प्रिविलेजेस मिलता है। 102 नहीं होता, 105 होता है, एंड 197 यहाँ पे है किसके लिए, पावर एंड प्रिविलेजेस के लिए। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें लगाई हुई हैं वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कहीं पे भी जाके जो भी आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर रहे हो, वट एवर यू आर सेइंग डूइंग इन द हाउस, उसके ऊपर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग हो नहीं सकती है, ठीक है। एंड ठीक है, फिर उसके बाद होता है जो प्रोसीडिंग हो रही है, आप यू कैन टेक पार्ट इन एनी प्रोसीडिंग जो हाउस की हो रही है, किसी भी कमेटी में जाकर आप बैठ सकते हो। देन यू 97 में सैलरीज जो होती हैं वो आपकी जो भी डिसाइड होगी उस हिसाब से हो जाती है, ठीक है। तो सैलरीज अलाउंसेस जो भी लेजिस्लेचर ने डिटरमाइन करा है विल हैपन अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर 196 में हमारी क्या बात हो रही है कि जो प्रोविजन है 198 का, ठीक है, और 207 का विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। यहाँ पे हम बेसिकली बिल पास होने के ऊपर बात करें, मनी बिल के अलावा जो दूसरे बिल्स होते हैं उनके ऊपर। तो बिल नॉट डीम्ड टू बी पास बाय द हाउस अनलेस ये दोनों हाउस अग्री नहीं कर लेते, ठीक है, और हमारे अग्री करके जो है उसमें असेंट नहीं मिल जाता। तो जो बिल पेंडिंग होता है लेजिस्लेचर में ऑफ द स्टेट वो लैप्स नहीं होता प्रोरोगेशन पे, ठीक है, प्रोरोगेट हो रहा है हाउस तो नहीं, बिल जो है लैप्स नहीं होगा। अगर बिल पेंडिंग है लेजिस्लेटिव काउंसिल में और लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास नहीं करा है तो वो भी लैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने के पास पेंडिंग है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा हुआ है तो ये आपका जो है लैप्स हो जाता है। देन यू हैव 197 में बात हो रही है आपकी मनी बिल की, ठीक है, मनी बिल की क्या रिस्ट्रिक्शंस रहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल पे मनी बिल को लेकर के। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। द बिल इज़ रिजेक्टेड बाय द काउंसिल, इट्स नॉट परमिटेड, ये परमिशन है नहीं उसके पास। आई एम सो सॉरी, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बोले इफ़ आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली हैविंग द लेजिस्लेटिव ट्रांसमिट द काउंसिल ऑफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मनी बिल के, अदर देन द मनी बिल हमारे जो चीज़ें होते हैं जो मनी बिल नहीं है, नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल्स जो है उनको लेकर के ये चीज़ है। तो ऑर्डिनरी बिल को काउंसिल में भेजा, काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, कर सकता है 3 महीने में, कोई मतलब मोर देन 3 मंथ इलैप्स हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑन विच जो बिल आपको काउंसिल को भेजा विदाउट द बिल बिंग पास्ड, ठीक है। देन यू हैव कि आपका जो काउंसिल है उसने अमेंडमेंट दी है और लेजिस्लेटिव ने डज नॉट अग्री, ठीक है। तो क्या होता है कि वो आप देखते हो, समझते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ अमेंडमेंट्स बताई थी, ठीक है, वो कर दी, तो दोबारा जो बिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया है तो इसके बाद ये रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेरी मच। लेकिन सेकंड टाइम में उनको सिर्फ 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, पहले 3 महीने का था, ठीक है। और उसके बाद क्या होएगा, द बिल इज़ पास बाय द काउंसिल विद अमेंडमेंट टू विच द, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अग्री नहीं करे जो अमेंडमेंट्स LC ने दिए हैं तो जो बिल है वो पास माना जाएगा लेजिस्लेचर के, इन फॉर्म ऑफ विच पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस सेकेंड टाइम जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था उसी अमेंडमेंट्स के साथ वो पास माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मनी बिल का, कहाँ से मनी बिल का आता है 198, वहाँ पे हमारा हमने देखा है 1091010 में हमारे बेसिकली बात हो रही होती है, यहाँ पे मनी बिल की बात हो रही है। मनी बिल में क्या हो रहा है कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 14 डे नोटिस, आपको सिर्फ 14 डेज़ के लिए आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस बिल को भेजते हो, आपको एक्ट करना होता है 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो या फिर कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है आपकी रिकमेंडेशन, ठीक है, तो उसको पास अमेंडमेंट फॉर्म में हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट कर सकते हैं बिना अमेंडमेंट्स के, मतलब विदाउट अमेंडमेंट उसको पास मान लिया जाएगा, या फिर वो नॉट रिटन द बिल जो पास हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली ट्रांसमिटेड टू LC, जो रिकमेंडेशन इज नॉट रिटन टू द LA विद इन द 14 डेज, तो भी हम उसको पास मानेंगे। 14 दिन में आपने
कुछ रिटर्न नहीं करा है बिल को तो भी उसको पास मान लिया जाएगा। डेफिनेशन जो हमने 110 में देखी है 199 में यहाँ पे आती है कि क्या होता है इम्पोजिशन एंड अबॉलिशन रिमिशन ऑफ योर ऑल्ट्रेशन जो टैक्सेस की होती है, या फिर कोई भी बोरिंग आपकी सरकार ने करी है, कोई गारंटी सरकार दे रही है, ठीक है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देन यू हैव अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। देन यू हैव एनी एक्सपेंडिचर जो भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का रहता है, या फिर कोई भी पब्लिक अकाउंट या कंसोलिडेटेड फंड जो भी रहता है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारी मनी बिल में आती है, लेकिन फाइन, पेकुलरी, पेनल्टीज़ ये सब नहीं होती हैं, ठीक है। और मनी बिल है, उसका डिसीजन फाइनल हमारा स्पीकर देता है और बस वही फाइनल होता है। तब जब वो एलसी के पास जाता है अंडर 198 क्या मनी बिल, तब और जब आपका मनी बिल गवर्नर के पास जाता है अंडर 200, इन 2 केसेस में क्या होता है, आपका जो बिल जा रहा है वो आपके स्पीकर की सर्टिफिकेशन के साथ जाता है, ठीक है, कि दिस आई सर्टिफाई दिस बिल इज़ अ मनी बिल, ठीक है। फिर 200 में हमारे पास गवर्नर के पास असेंट देने की पावर है। क्या कर सकता है, या तो असेंट दे देगा बिल को, या विद होल्ड कर लेगा, या रिजर्व कर लेगा, ठीक है। जो गवर्नर है देखो, रिटर्न आपका मनी बिल नहीं होता है, ठीक है, बाकी सारे बिल होता है, रिटर्न नहीं होता है। मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकता गवर्नर। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर गवर्नर को लगता है उसके ओपिनियन में कि ये रिजर्व करने लायक है तो कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बोल रहे कि कुछ ऐसा बिल बनाया दिया है क्या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के से कि जिसमें आपकी जो हाई कोर्ट है ना उसकी जो पोजीशन है वो डेरोगेट हो रही है या फिर कुछ हार्म हो रहा है उसको, तो ऐसे में जो गवर्नर है वो असेंट नहीं देता है, वो सीधा आपके उसको रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेता है। सिंपली दिस, ठीक है। 201 में हमारा आता है बिल रिजर्व फॉर कंसीडरेशन, तो हमारे रिजर्व करें प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए गवर्नर ने, और यहाँ पे क्या होता है, या तो यहाँ पे ये विद होल्ड कर सकते हैं या फिर असेंट दे सकते हैं प्रेसिडेंट, या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न किसको नहीं करते, मनी बिल को नहीं करते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं करता है मनी बिल को, ठीक है, इवन इफ इट इज़ रिजर्व। रिकन्सीडर करो, ठीक है, अब 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, ठीक है, उसको वापस पास करो बाय द हाउस, और हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट इट शेल बी प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसीडरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी रिकन्सीडरेशन की बात आती है, रिकन्सीडरेशन की बात आती है, तो अगर गवर्नर को रिकन्सीडर करके भेजा है हाउस ने तो ही मस्ट असेंट नाउ, बट वो बिल रिजर्व था, रिजर्व बिल था, उसकी रिकन्सीडरेशन के लिए बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट मस्ट नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है, मे नॉट। तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रेसिडेंट जो है वो या तो असेंट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकता। रिकन्सिडरेशन के बाद यहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं है असेंट देना प्रेसिडेंट के ऊपर, वेराज इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन योर गवर्नर टू गिव द असेंट व्हेन रिकन्सिडरेशन के बाद हाउस ने वापस भेजा है बिल। तो फाइनेंशियल मैटर में क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी आती है, बजट मतलब आता है, गवर्नर प्रेजेंट करता है दोनों हाउस को। 112 आपका सेंटर के लिए होता है, 202 आपके स्टेट के लिए होता है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें एस्टिमेट के ऊपर बात होगी, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंडिचर, सम आपका किसका, आपका प्रपोज्ड जो भी अदर एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या फिर जो भी एक्सपेंडिचर आपके हो रहे हैं फ्रॉम चार्ज फंड, ठीक है, सैलरीज डाल रही है आपकी, चाहे स्पीकर की हो, डेप्यूटी स्पीकर के, चेयरपर्सन की हो, डेप्यूटी चेयरपर्सन की हो, या फिर कोई भी डेथ चार्जेस हो रही है जैसे सिंकिंग फंड चार्जेस, या फिर कोई आपके एक्सपेंडिचर जा रहे हैं द अलाउंस ऑफ द जज ऑफ दिस एनी हाई कोर्ट, या फिर कोई भी सम जा रहा है फॉर सेटिस्फाइंग द जजमेंट और आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर हैज़ बीन डन फॉर द लेजिस्लेचर एंड दिस, ठीक है। 203 में हमारा आता है प्रोसीजर कि कैसे लेजिस्लेट करा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एस्टिमेट्स होते हैं जो चार्ज होते हैं कंसोलिडेट, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे वोट नहीं होते इन पे, चार्ज जो एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, वो वोटेबल नहीं होते बाय योर लेजिस्लेचर, ठीक है। नो डिमांड ऑफ ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट आपके गवर्नर की रिकमेंडेशन में। अप्रोप्रिएशन बिल, हमारा अप्रोप्रिएशन बिल वहाँ पे कहाँ पे आता है,
114 में आता है सेंटर का, 204 में आता है स्टेट का। यहाँ पे ग्रांट्स जो भी आपके इसमें लगा रही हैं, एक्सपेंडिचर जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, बट नॉट एक्सीडिंग एनी केस द अमाउंट शोन, मतलब प्रीवियसली स्टेटमेंट से ज़्यादा आपका नहीं आना चाहिए। एंड नो अमेंडमेंट, ठीक है, शेल बी प्रपोज्ड टू एनी बिल इन द हाउस और ईदर हाउस जिसमें जो अमाउंट है वो ऑल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर होता है यहाँ पे इन दोनों आर्टिकल को छोड़ के 205 206 को छोड़ के, ठीक है, नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन। 205 और 206 में तो आपका अप्रोप्रिएशन नहीं लगता, पर इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनके ऊपर आप नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास हो रखा है या नहीं हो रखा है, ठीक है। 205 में क्या है कि सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स होती हैं। ये क्या होते हैं, बिना अप्रोप्रिएशन के होते हैं। मतलब क्या कि मतलब सप्लीमेंट्री क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम इनसफिशिएंट रह गया, हमारा जो अमाउंट हमने फिक्स करा था वो इनसफिशिएंट है उस चीज़ को करने के लिए, या फिर एक्सेस और एडिशनल ग्रांट हमें लग रही है क्योंकि हमने एक नई सर्विस लेकर के आ गए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव 206 में हमारा वोट अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। वोट अकाउंट क्या होता है, आपका बजट आया, बजट पास होने तक का जो टाइम पीरियड है उसका खर्चा, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है, ठीक है, तब हमने लगा दिया। एक्सेप्शनल ग्रांट्स कौन से होते हैं कि करंट सर्विस का पार्ट नहीं है वो चीज़, वो आ गई है, ठीक है। फिर आपका आता है 207 में क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रोविजन होता है फाइनेंशियल बिल को लेकर के, विच इज़ योर 177 में आपके स्टेट के लिए होता है। रिकमेंडेशन चाहिए होती है आपके गवर्नर की, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, और नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड कि आप उसमें आप कुछ भी रिकमेंडेशन ऐसे लेकर के आओगे कि हमने रिड्यूस करना है टैक्स या फिर अबॉलिश करना है, ऐसी कोई चीज़ हम लोग फाइनेंशियल बिल में नहीं डील करते हैं। फाइनेंशियल बिल में वो चीज़ें होती है जो मनी बिल से रिलेटेड होती है बट मनी बिल नहीं होती हैं, वो चीज़ें हम फाइनेंशियल बिल में लेकर, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें भी नहीं लेके आते कि जो डील करे कि हमने रिड्यूस करना है, अबॉलिश करना है कोई टैक्स, ठीक है। देन हम देखते हैं गवर्नर के रिकमेंडेशन से ये बिल आता है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। देन यू हैव अदर थिंग, देखिए अ बिल इफ़ एनैक्टेड और ब्रॉट इन ऑपरेशन, तो जो आपका एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से शेल नॉट बी पास्ड बाय द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जब तक कि आपका गवर्नर रिकमेंड नहीं कर देता उस हाउस को कि आप इस बिल को कंसीडर करें, और उसके बाद ही कंसीडरेशन होगी और उसके बाद ही आपका जो हाउस है विल पास दैट बिल। नेक्स्ट यू हैव प्रोसीजर जनरल, रूल ऑफ प्रोसीजर 208 में क्या हो रहा है कि आपका लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, वो कुछ रूल्स बनाता है, ठीक है, ताकि उसका काम ढंग से हो सके, हाउस अच्छे से चल सके, बस यही है। रूल बनाने का काम किसका होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मॉनिटर का होता है, तो मॉनिटर आपका कौन है, स्पीकर, चेयरपर्सन आपके, ये सब होता है, ठीक है। गवर्नर बनवाता है लेकिन इन कंसल्टेशन विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देन यू हैव 209 में क्या होता है, जो रेगुलेशन होता है लॉज का टू द प्रोसेस इन विच द लेजिस्लेचर इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिल के मामलों में कैसे आपका स्टेट एक्ट करेगा, तो उसका कंडक्ट है, ठीक है। जैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो सके, स्टेट से निकाल सके, ये सब है। 210 में हमारी लैंग्वेज, लेजिस्लेचर में कौन सी यूज़ होएगी, आपके जो भी स्पीकर बता दें, चेयरपर्सन बता दें, ठीक है, मदर टंग में भी अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव 211 to 11, इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो एमएलए है, मतलब हाउस जो है वो जज को नहीं डिस्कस करेगा, जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करा अनटिल एंड अनलेस उनका जो रिमूवल की बात आ रखी है। रिमूवल की बात है तो ऑब्वियसली हम जज को डिस्कस करेंगे कि भाई उसने क्या सही करा, क्या गलत करा, व्हाट वाज द इशू, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी जज का जो उसके ड्यूटी परफॉर्म करे उसको हम लेजिस्लेचर में नहीं डिस्कस करते हैं। सिमिलरली कोर्ट भी जो है, कोई एमएलए अपना काम किस तरीके से करेगा उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं कोर्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। 213 में क्या हुआ था कि उसने बताया है कि आपके पास ऑर्डिनेंस पावर है, यू कैन मेक लॉज एंड एक्ट इक्वलेंट टू स्टेट लेजिस्लेटिव के एक्ट के इक्वलेंट, लेकिन कब, जब उसको लगे कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है दैट यू मस्ट प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस, ठीक है। और अब ये एट मैक्सिमम 6 मंथ एंड 6 वीक तक रह सकती है, मतलब कि अगर रीअसेंबली होगी दोनों हाउस की, बनते कब है ऑर्डिनेंस, जब आपका रिसेस पीरियड चल रहा था, मतलब कि दोनों हाउस है नहीं, हाउस ही नहीं है, तब आपके ऑर्डिनेंस आते हैं। लेकिन अब हाउस रीअसेंबल हो गया, रीअसेंबल होने के 6 वीक के अंदर, 6 वीक्स के अंदर आपका जो है प्रोमलगेट हो सकती है, या तो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना, अदरवाइज ऑर्डिनेंस आपकी सीज हो जाती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो गवर्नर होता है शेल नॉट विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिना ऑर्डिनेंस नहीं लाते। किन किन चीज़ों में, अगर ऑर्डिनेंस हमारा किस चीज़ से रिलेटेड आ रहा है,
कुछ ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि इसमें हमारे प्रेसिडेंट की सैंक्शन लगेगी, ठीक है, तब हम प्रेसिडेंट को पूछेंगे। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ये चीज़ें तो आपके रिजर्व ही होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, तब भी प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होगा। या फिर कुछ ऐसा प्रोविज़न है जो इनवैलिड हो जाएगा अगर हम प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व ना करें वो, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में गवर्नर को लेना पड़ता है। एट मैक्सिमम 6 महीने 6 हफ्ते लग जाते हैं आपको, और रीअसेंबली के 6 हफ्ते तक की आप रख सकते हो। मैक्सिमम 6 मंथ 6 वीक का आप टेन्योर रहता है आपके ऑर्डिनेंस के लिए। नेक्स्ट वी आप चैप्टर नंबर 5 जो कि हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट से डील करता है। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट से डील करता है। तो जैसे 214 में बोला कि यहाँ पे एक हाई कोर्ट तो होनी चाहिए हर एक स्टेट में, ठीक है। 215 में बोला है कि भैया जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, इसलिए वो अपना कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती हैं। 216 में बोला जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसमें एक चीफ जस्टिस होएगा और जज होंगे जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर 217 में बात हो गई है कि जो जज होंगे, ठीक है, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट कंडीशंस होती है जज की ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्या है, एक तो भाई उनको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, ठीक है। कंसल्ट किससे ले रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ द स्टेट से, और जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है उस जज का अदर देन द चीफ जस्टिस, ओके। रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, पहली बात तो कि प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, ठीक है, तो वो रिज़ाइन करेगा, मतलब अपना रेजिग्नेशन लेकर के आओ, प्रेसिडेंट को दे दो तो आप रिज़ाइन कर दोगे। या फिर आपको हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट के मैनर में, सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपको हटाया जाता है वैसे ही आपके हाई कोर्ट को जजेस को भी हटाया जाता है। और वैकेंसी आ गई है, द जज द ऑफिस ऑफ द शेल बी वेकेंट बाय हिज ऑफिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है, तब। अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है यहाँ पे, तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, कब कब आप डिस्क्वालीफाई आप वैकेंसी आएगी, ठीक है, यहाँ पे तो हमने वो बात कर ली। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है। आप सिटीजन होने चाहिए, 10 साल के लिए आप जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया में काम करा होना चाहिए आपको एज अ जुडिशियल ऑफिस। सेकेंडली 10 साल के लिए एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में या फिर 2 or more हाई कोर्ट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कोई अगर क्वेश्चन आता है अबाउट द एज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो क्वेश्चन जो है वो डिसाइड कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बात करके, ठीक है। 218 में बात हो रही है कि अगर कुछ एप्लीकेशन कुछ प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के जो कि हाई कोर्ट पर अप्लाई होते हैं उनके, ठीक है। 219 में बात हो रही है ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा, गवर्नर दिलाएगा, गवर्नर को आपका हाई कोर्ट दिलाती है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है और ये आपको दिलाता है। 220 में क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग परमानेंट जज, कि आप फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगर आप परमानेंट एक बार बन चुके हो, तो आप नो रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। 221 में क्या, सैलरीज की बात हो रही है, सेकंड शेड्यूल से आ जाती हैं, ठीक है। देन यू हैव 222 ट्रांसफ़र की बात हो जाएगी। ट्रांसफ़र करना है जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, कौन करवाएगा, प्रेसिडेंट करवाएगा। कब करवाएगा, तब उनके पास कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन उस हाई कोर्ट के जज की, यहाँ पे आता है शायद आगे लिखा हुआ है, ओके आई टेल यू, जहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ से जा रहे हैं उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जहाँ जा रहे हैं उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, आपका वो जज जो जा रहा है, ठीक है, ये सब आपके जो है इन सब से कंसल्टेशन कराने के बाद ये चीज़ें होती हैं। अलाउंस इसको एक्स्ट्रा मिलेगी क्योंकि भाई क्या, आप अपना चीज़ें कंपनसेटरी अलाउंसेस यहाँ पर आपको देनी पड़ती है। 223 मतलब कि आप एक्टिंग चीफ जस्टिस लेकर के आए हो, चीफ जस्टिस नहीं है ऑफिस में, वैकेंसी है, तो अब आपको एक चीफ जस्टिस बनाना है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, कोई जज बनेगा कोर्ट का, ठीक है, जो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। 224 में क्या, आप जज चाहिए, एक एडिशनल जज चाहिए और एक एक्टिंग जज चाहिए। एडिशनल कब चाहिए, जब काम बहुत ज़्यादा है, कोई बंदा बाहर से लेकर के आना है, कोई ऐड करना है। ऐड किसको करोगे, जो कि क्वालिफाई हो सकता है जज बनने का, ठीक है, उसको अपॉइंट कर देंगे और वो सिर्फ 2 साल के लिए हम लोग, क्योंकि हमारा क्या काम बढ़ गया है, काम बढ़ गया तो परमानेंटली थोड़ा काम बढ़ेगा, हम 2 साल के लिए हम लोग किसी एडिशनल जज को ला सकते हैं। कौन ला सकता है, प्रेसिडेंट। एक्टिंग जज क्या होता है, एक्टिंग जज मतलब कि जज नहीं है, जज की जगह एक्ट करना है आपने, ठीक है, तो टेम्परेरी एक्ट करना है, तो जब तक वो परमानेंट जज नहीं आता तब तक आपको एक्ट करना है। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये हो गया, हाँ, दोनों ही केसेस में ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही केसेस में जो भी आपका एक्टिंग जज या एडिशनल जज हैं उनकी उम्र जो है वो 62 ईयर एट मैक्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। 224A 224A में क्या है, हमारे रिटायर्ड जजेस की बात हो रही है। रिटायर्ड जजेस को लेकर के आता है चीफ जस्टिस विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ योर प्रेसिडेंट, ठीक है, जब उनको ज़रूरत लगता है कि देयर इज़ अ नीड कि हमें चाहिए जजेस तब।
और उनको जो भी पावर प्रिविलेजेस या फिर जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। 225 ये जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट कहाँ तक रहता है। ओके तो भाई इनकी जो पावर है वो हर जगह रहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द जज। सो 225 में बेसिकली क्या है कि जो हाई कोर्ट होती है वो उनके पास सेम पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थी, ठीक है। तो ये है सिंपली कि जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी कानून है, जो भी जुरिडिक्शन है एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स का सेम ही रहेगा, ठीक है। देन यू हैव 226 इसमें बोलते हैं जो पावर होती है हाई कोर्ट की टू इशू दी सर्टेन रिट्स कौन कौन से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था हमारी 32 आर्टिकल के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट के पास रिट होती है फॉर योर फंडामेंटल राइट। सिमिलरली दे हैव 226 में हाई कोर्ट के पास रिट्स होती है फॉर योर फंडामेंटल राइट प्लस अदर, ठीक है। तो जो भी हमारे होते हैं उनके अलावा फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अदर लीगल राइट्स भी होते हैं। जो हाई कोर्ट होती है वो अपना रिट इशू कर सकती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से देन योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एनी अदर पर्पसेस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि ओके फाइन, सो वी हैव 227 कहते हैं जितनी भी हाई कोर्ट होती हैं वो सुपरवाइज करती है अपनी लोअर कोर्ट्स को, ठीक है। तो दे हैव सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल थ्रू आउट द टेरिटरी इन रिलेशन जो भी उनका जुरिडिक्शन होगा, ठीक है। विदाउट प्रीजुडाइज द जर्नैलिटी ऑफ फॉरगोइंग प्रोविजन हाई कोर्ट में रिटर्न कर सकती है फ्रॉम सच अ कोर्ट, ठीक है। कॉल फॉर रिटर्न ले सकती है मतलब उन कोर्ट से, ठीक है। एंड ऑल्सो जनरल रूल्स ला सकती है, इशू कर सकती है। कुछ बुक्स इन एंटिटीज़ परफॉर्म मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कोई फॉर्म इन विच जो बुक एंटिटीज़ जो होती है वो रखनी पड़ेगी उन ऑफिसर्स को। हाई कोर्ट जो है वो सेटल कर सकती है टेबल ऑफ फी की जो भी अलाउड होगा आपके शेरिफ क्लर्क्स ऑफिसर्स को। देन यू हैव नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल बी डीम टू कन्फर्म। ऐसा नहीं कि हम सबॉर्डिनेट करना चाह रहे हैं उनको, बट इट्स जस्ट दैट उनके लिए होता है। कि दिस इज़ द एक्सेप्शन, दिस इज़ द एक्सेप्शन। अभी तक क्या हमने देखा कि जो हाई कोर्ट होती है वो सुपरवाइज कर सकते हैं अपने लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को, लेकिन हाई कोर्ट सुपरवाइज नहीं करती है ऐसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो कि आर्म फोर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल डीम टू कन्फर कि हाई कोर्ट कैन डू दिस। इसमें इस आर्टिकल में से कोई जिक्र नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ही कर सकते हैं, सो इट कैन नॉट डू दिस। ये सुपरवाइज नहीं करती हैं ट्रिब्यूनल्स को जो भी आर्म फोर्स से रिलेटेड, चाहे वो आपका मिलिट्री कोर्ट हो चाहे आपका कोर्ट पार्शल हो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स हो, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट 228 में क्या है जो आपकी हाई कोर्ट होती है उनको लगता है इफ़ दे आर सेटिस्फाइड कि जो केस सबॉर्डिनेट के पास है उसके पास एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या करेगी उस अपने पास ले लेगी उस केस को, डिस्पोज करेगी अपने पास, ठीक है। डिस्पोज टू इटसेल्फ, ट्रांसफ़र करते कुछ केसेस टू हाई कोर्ट जब उसको लगता है कि देयर इज़ अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देन यू हैव 229 में क्या होता है ऑफिसर एंड द सर्वेंट एंड द एक्सपेंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट जो होता है हमारा वो देखते हैं, ठीक है, जो भी जज होंगे ऑफिसर होंगे उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए करके। एंड ऑल्सो नो पर्सन नॉट रेडी अटैच्ड टू द कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड। हमारा जो भी बंदा है अपॉइंट अगर करना है हमने, देखो गवर्नर ने बोला प्रोवाइड दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट मे बाय रूल रिक्वायर कि ऐसे केसेस में जो कि स्पेसिफाइड है इन द रूल कोई भी नो पर्सन नॉट ऑलरेडी अटैच टू द कोर्ट, जो कोर्ट से अटैच नहीं है उसको अपॉइंट करो इन एनी ऑफिस जो भी कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन किसकी कंसल्टेशन के बाद, आपकी SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन के बाद। रूल्स क्या रहेंगे हमारे, जो भी हमारे चीफ जस्टिस ने बनाया और सम अदर जजेस, ठीक है, जो भी हमारी सुप्रीम लेजिस्लेचर देख लेगा। और अप्रूवल कौन देता है, देखो प्रोवाइडेड दैट द रूल मेड अंडर दिस क्लॉज शेल सो फार दे रिलेट टू द सैलरी एंड लीव्स पेंशन रिक्वायर्स अप्रूवल। अगर पेंशन और इन सबसे रिलेटेड रूल्स है तो हमारा गवर्नर का अप्रूवल चाहिए होगा। कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं चाहे सैलरी है, पेंशन है, पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ द कोर्ट, वो हमारे चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट हमने देखा कहाँ से आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके स्टेट से आते हैं। कोई भी फीस है अदर देन मनी टेकन बाय द कोर्ट शेल बी पार्ट ऑफ द फंड। देन यू हैव एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरी। तो पार्लियामेंट ने बोला कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा एक्सटेंड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को
कि टू और एक्सक्लूड कर सकता है उसका जुडिक्शन यूनियन टेरेटरी से, या तो यूनियन टेरेटरी में अप्लाई कर सकता है या फिर वहाँ से रिमूव करवा सकता है। तो जब हाई कोर्ट होती है किसी स्टेट को एक्सरसाइज करती है यूनियन टेरेटरी के साथ में रिलेशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो इंक्रीज़ कर सकता है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उसका जुरिडिक्शन, ठीक है। इट रेफर्स टू आर्टिकल 227 जहाँ पे गवर्नर शेल इन रिलेशन टू एनी रूल और जो भी आपके होते हैं ऑफ द सबऑर्डिनेट कोड इन दैट टेरिटरी टू बी कंस्ट्रक्टेड एज द रेफरेंस ऑफ द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट के रेफरेंस उनको चाहिए होती है, ठीक है। देन यू हैव 231। नेक्स्ट में यहाँ हमारे पास आएगा 231 में हमारा क्या बोलता है, पहला क्लॉज में बोला है कि जो पार्लियामेंट है वो एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट के लिए बना सकता है, ठीक है। वन हाई कोर्ट जो पार्लियामेंट है 2 और मोर स्टेट्स के लिए बना सकता है, 2 और मोर यूटीज़ के लिए बना सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो जज और एक्सपेंसेस होते हैं उनके वो हमारे लॉज के थ्रू डिसाइड करेंगे कि भाई अब 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डिसाइड करे जाएंगे लॉज के थ्रू। देन यू हैव नेक्स्ट 233 में नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हम बात करें। अब हम अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेंगे 233 में। तो यहाँ पे हमारा जो है ये है कि हमने अपॉइंट करना है कोई ऐसा बंदा, ठीक है। एंड द पोस्टिंग एंड द प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अपॉइंटमेंट की भी बात हो रही है, पोस्टिंग की भी बात हो रही है, प्रमोशन की भी बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी स्टेट शेल बी मेड बाय योर गवर्नर, किससे कंसल्ट करेंगे, हाई कोर्ट से, ठीक है। अब जो पर्सन है नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और द स्टेट शेल ओनली बी एलिजिबल, जो पहले नहीं है वो एलिजिबल होगा टू बी अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट जज एंड ही हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन आपका 7 ईयर ऑफ एन एडवोकेट और प्लीडर एंड इज रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। ये आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। No appointment of any person already in the judicial services or any person who has been not less than 7 year an advocate or a pleader, उसको नहीं लेंगे। जिस आदमी ने काम नहीं करा उसको हम जज तो नहीं बना सकते। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग 233 में। वैलिडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट और जो भी जजमेंट होते हैं डिलीवर टू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। नो पोस्टिंग एंड प्रमोशन और ट्रांसफर ऑफ एनी पर्सन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। देन यू हैव यहाँ पे बोल रहे हैं अगर जो प्रमोशन हो रहा है, जो आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है या फिर जो भी पोस्टिंग हो रही है वो अगर रूल्स के हिसाब से नहीं होती तो आपका क्या है, आपका इनवैलिड हो जाता है वो चीज़, ठीक है, आपको हटा दिया जाता है। देन यू हैव 234 में बारी रिक्रूटमेंट ऑफ योर पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज जो कि जुडिशियल सर्विसेज करेगा। तो इस बंदे का जो भी अपॉइंटमेंट होना है अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल सर्विसेज में जो काम करेंगे वो गवर्नर करा रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद योर रूल जो भी आपके बनाए हुए ऑन द बिहाफ ऑफ आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड योर हाई कोर्ट, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्वायरमेंट होगा कंसल्टेशन के लिए और हाई कोर्ट का, ठीक है। और उसके बाद यू विल हैव दिस पर्सन अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय योर गवर्नर। देन यू हैव 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कंट्रोल होएगा हाई कोर्ट का आपके किस किस चीज़ों पे होएगा, सबऑर्डिनेट पे देन पोस्टिंग के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, ग्रांट ऑफ लीव्स के ऊपर, पर्सन बिलोंग टू जुडिशियल सर्विस होल्डिंग एनी पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शेल बी वेस्टेड विद द हाई कोर्ट। इन सब की अगर चीज़ें रिलेटेड है तो हाई कोर्ट के ऊपर, चाहे उसका प्रमोशन हो, पोस्टिंग हो, ग्रांट लीव हो, कौन बंदा जो कि पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाली पोस्ट में ना। राइट अपील आपके पास होगी, उसके बावजूद भी आपके पास होगी, ठीक है। रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ हिज सर्विसेज एंड ऑथराइजिंग हाई कोर्ट टू डील विद हिम अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ हिज सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव आर्टिकल 236 इंटरप्रिटेशन की बात करें। इंटरप्रिटेशन का क्या है, मतलब द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में क्या है कि जो जज ऑफ अ सिटी ऑफ द सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ योर स्मॉल कॉज कोर्ट, आपकी चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल जज, असिस्टेंट जज, ये सब जो जुडिशियल सर्विसेज में कौन आएगा, सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ अ पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाली जो जितनी भी जुडिशियल पोस्ट है उसको लेकर के। देन यू हैव 237 में हमारी एप्लीकेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर टू सर्टेन क्लास एंड, अच्छा ठीक है, कुछ क्लास और मैजिस्ट्रेट के लिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो गवर्नर है वो एक नोटिफिकेशन देगा जिसमें बताएगा कि जो ये प्रोविजंस है इस चैप्टर के और एनी रूल जो भी हमारे बनाए गए हैं इस तारीख से
मे बी फिक्स इन बिहाफ अप्लाई होंगे किसके, किसी भी एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट इन द स्टेट, सो दैट दे अप्लाई इन रिलेशन टू द पर्सन अपॉइंटेड टू जुडिशियल सर्विसेज, जो कि जुडिशियल सर्विस में अपॉइंट होगा उस बंदे पर अप्लाई हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू बना दिए जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने देख लिया कि जो गवर्नर होता है वो अप्लाई करता है जुडिशियल रूल मजिस्ट्रेट के ऊपर। देन यू हैव नेक्स्ट चैप्टर आपका पार्ट आएगा 8। पार्ट 8 में हम लोग बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ की। ठीक है, अब पहला है 239 में हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन कराना है यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एवरी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एन एक्सटेंट ही थिंग्स फिट। ठीक है, उनको जो सही लगता है उस हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए जाएंगे टू बी अपॉइंटेड बाय हिम, और वो होगा। ठीक है, अब आपका पार्ट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, आपको जो पार्ट 4 में हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को स्टेट का एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूटी, व्हेन द गवर्नर इज सो अपॉइंटेड ही विल एक्सरसाइज हिज फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंटली इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर किसी गवर्नर को हम एडमिनिस्ट्रेटर बना देते किसी यूटी का, तो उसको क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का जैसे काम करेगा बिना आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लिए बगैर। ठीक है, लिए बगैर। तो आप गवर्नर हो स्टेट के, वहाँ पे आपको यू नीड टू कंसल्ट यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट व्हेन यू आर एक्टिंग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू एक्ट इंडिपेंडेंटली। 239A में बात हो रही है कि जो क्रिएशन होता है लोकल लेजिस्लेचर का या फिर काउंसिल का ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ क्रिएट करता है यूनियन टेरिटरी का, जैसे पुडुचेरी में हमने लगाया कि यहाँ पे क्या इलेक्टेड और पार्शियल नॉमिनेटेड बंदे आते हैं या पार्शियली इलेक्टेड आते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर में यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है। एनी सच लॉ शेल नॉट डीम टू बी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये जो लॉज बनाएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट्स करते हैं कि आपका जो बंदा है आपका आएगा, यू विल बी हैविंग अ लेजिस्लेचर यूटी विद लेजिस्लेचर, तो ये अमेंडमेंट्स नहीं आते 368 के अंदर। यू हैव 239AA, ये हमारा बेसिकली किस चीज़ का है, 69th अमेंडमेंट एक्ट आई थी, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में बात करके हमने उसको एनसीटी बनाया। ठीक है, देयर आफ्टर दिस पार्ट इज एनसीटी, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपॉइंट करे जाता है आर्टिकल 239 के बेसिस, और उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एनसीटी की, और उनकी जो सीट्स होती है कि कैसे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो फिल करी जाएगी, वो वाली बात हो रखी है यहाँ पे। जो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स होते हैं यहाँ पे असेंबली के, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। एनसीटी इनटू द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने बना दी गई थी, और जो लेजिस्लेचर है वो रेगुलेट करा जाता है आपका पार्लियामेंट्री लॉ। उसकी जो भी फंक्शनिंग होती है, अदर मैटर रिलेटेड द फंक्शन लेजिस्लेचर की, वो हमारे पार्लियामेंट्री लॉ से डील करी जाती है। फिर उसके बाद है कि आपका जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, आपका जो यूटी लेजिस्लेचर है एनसीएलटी का, वो किसी भी मैटर जो स्टेट लिस्ट हो चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, उसमें कुछ भी मैटर में एप्लीकेबल, मतलब कुछ भी आपका रूल्स बना सकता है। एक्सेप्शन इज देयर एक्सेप्ट द मैटर्स जो कि आपके विद रिस्पेक्ट टू द एंट्री 1 to 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड एंट्री 64, 65, 66 ऑफ द लिस्ट जो कि हमारी है। इनके अलावा उन सब पे आप बना सकते हो जो भी आपको रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं। अगर वो रिपंजेंट होते हैं पार्लियामेंट्री लॉ के साथ, जो भी आपने लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, तो वो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर वेदर पास बिफोर आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर और अर्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री लॉज होते हैं वही प्रिवेल करते हैं। ठीक है, और वो आपके जो बनाए गए हैं वो वॉइड हो जाते हैं, यही भी यहाँ पे बोला हुआ है। देन यू हैव कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो लेजिस्लेचर है वो रिजर्व करता है, ठीक है, हैज़ बिन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज़ रिसीव्ड हिज एसेंट फॉर सच अ लॉ प्रिवेलिंग दिस। तो मतलब आपका जो है लेजिस्लेचर में भी आपका जो लॉज होते हैं वो प्रिजर्व करे जाते हैं रिजर्व करे जाता है फॉर योर प्रेसिडेंट। देन देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बोला नॉट लेस देन योर 10%। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड एंड एडवाइस, जो करेगा किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यहाँ पे हमने देखा 15% की हमारी सेंटर और स्टेट में रहती है, यहाँ पे सिर्फ 10% आपके जो COM होते हैं वही आपके लेजिस्लेचर के COM सिर्फ 10% होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जो गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स होते हैं एनी मैटर, जो गवर्नर होता है शेल रेफर टू इट टू दी प्रेसिडेंट। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर केस को प्रेसिडेंट के पास लेकर जाएगा सो दैट दे डिसाइड ऑन समथिंग। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ना कि गवर्नर के थ्रू। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर, और दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो भी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही करता है, बट ऑन योर एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए,
पार्लियामेंट कुछ प्रोविजंस बना सकता है जो सप्लीमेंट करेगा, जो भी मतलब पार्लियामेंट कैन डू एक्सटेंशन एंड रिडक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे अब आपका आएगा आर्टिकल 339B जो है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, सिंपली ये बोले 239 में हमारा क्या होता है, 239 में हमारा बी में हमारे होता है पुडुचेरी वाली चीज़ें। तो जो पुडुचेरी वाली चीज़ें हैं वो हमारी जो है एनसीटी पे भी अप्लाई होएंगी। दिस इज़ व्हाट इट इज सेइंग कि वो एनसीटी पे भी एप्लीकेबल होएंगी। बट इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे पुडुचेरी में होता है, यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली में, और जो लेजिस्लेचर होता है पुडुचेरी का इट विल बी सेम एज योर दिल्ली लेजिस्लेचर, इसके अलावा कुछ नहीं। 239A में ए बी में हमारी क्या बात हो रही है कि हमारे पास कुछ प्रोविजन होता है अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर जाती है तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एक रिपोर्ट आती है, कहाँ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, कि उनको लग रहा है ऐसी सिचुएशन आ गई है एनसीटी में कि आप काम नहीं करवा पा रहे हो 239A के बेसिस पे, तो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एनसीटी का इज़ नेसेसरी चाहिए हमें, ठीक है। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या है, ऑर्डर सस्पेंड करता है द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 239AA, मतलब जो आपका लेजिस्लेचर चल रहा था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड बस फिर उसके बाद द पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, मतलब वही है कि इमरजेंसी वहाँ पे लग जाती है एंड देयर इज इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस हमारे लिए जाता है, अपीयर नेसेसरी जो भी ज़रूरी होते हैं वो चीज़ें हमारी करवाई जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। 239B में हमारी क्या बात हो रही है, हमारी हो रही है कि अगर इफ़ एनी टाइम एक्सेप्ट द लेजिस्लेचर ऑफ यूटी पुडुचेरी सेशन द एडमिनिस्ट्रेटर अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं जहाँ पे इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि उसको प्रोमोलेट करना पड़ेगा कि ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टांसेस अपीयर्स टू हिम, ठीक है, तब वो ऑर्डिनेंस ले सकता है। एक्सेप्ट हमने ये देखना है, एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज इन सेशन, ओके, ऑर्डिनेंस लेना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस करना पड़ेगा, जैसे आपके प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर करते हैं, वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी करेंगे, और वही सेम एप्लीकेबिलिटी इसकी रहेगी, ऑपरेशनल रहेगा 6 वीक के लिए, वही सेम है, विड्रॉ करा जा सकता है, सेम एवरीथिंग सेम। 240 में कहता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक द रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, जो प्रेसिडेंट है उनके पास है कि वो पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए कुछ यूनियन टेरिटरीज में, ये है 240 आर्टिकल 240 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो प्रेसिडेंट अपने पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए यूनियन टेरिटरीज में कर सकता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकता है। दैट इज़ आपका अंडमान लक्षद्वीप में, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन, पुडुचेरी। अब हमने क्या है, पुडुचेरी में बना दी सरकार, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट शैल नॉट मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी विद इफेक्ट ऑन द डेट, जब हमारा लेजिस्लेचर अपॉइंट हो चुका है उसके बाद वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो पुडुचेरी है वहाँ पे रेजोल्यूशन हो चुका है आपका लेजिस्लेचर का, तो प्रेसिडेंट जो है उस सस्पेंशन और रेजोल्यूशन के टाइम फ्रेम में पीस एंड प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए कुछ रेगुलेशन ला सकते हैं। वी हैव 241, इसमें विल बी टॉकिंग अबाउट हमारा हाई कोर्ट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो प्रेसिडेंट लॉ कॉन्स्टिट्यूट करता है कि हाई कोर्ट होगी यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, और एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी हाई कोर्ट हमारी होनी चाहिए। तो हमारा जो पार्ट 5 है, चैप्टर 5 है पार्ट 6 का, वो बोलता है कि इन रिलेशन टू एवरी हाई कोर्ट हमारा जो भी रिलेशन रहता है वो 241 बोलता है कि देयर शुड बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, ठीक है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस हैं। अब आओ यहाँ पे, लेजिस्लेचर में बाय वर्च्यू ऑफ पावर कन्फर्ड, जो लेजिस्लेचर होता है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एवरी हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुडिक्शन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू एनी यूनियन टेरिटरी शेल कंटिन्यू, जो यूनियन टेरिटरी मतलब इस एक्ट से पहले जो भी चीज़ें चल रही थी वो शेल कंटिन्यू एज सेम एज इट इज़। नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरिवेट, कोई डेरिवेट नहीं करना चाह रहा है। सो यू शुड नो हेयर 2 more थिंग्स। सो नाउ अगर हम देखें तो कॉमन हाई कोर्ट हमारे पंजाब एंड हरियाणा के, वी हैव बॉम्बे फॉर महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दादर नागर हवेली, वी हैव फॉर मद्रास, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। एंड देखो यहाँ पे पुडुचेरी हमारी यूनियन टेरिटरी होगी, डेल्टा इन योर मद्रास हाई कोर्ट। फिर उसके बाद केरला में लक्षद्वीप, ठीक है, कैलकाटा में अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे दमन, दादर नागर हवेली बॉम्बे हाई कोर्ट में। एंड ये हमारी कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी की फॉर नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा हैव देयर ओन। नेक्स्ट यू हैव पार्ट 9 पंचायत। 243 में हमारी डेफिनेशन होती है कि क्या बेसिकली डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट, ओके। फिर उसके बाद ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा वो होती है जहाँ पे जिसमें जो भी पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटेड टू द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया, मतलब जो लोग
इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है वो ग्राम सभा बनाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल कौन सी होती है, विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच वाली, ठीक है। पंचायत क्या होती है, जो भी सेल्फ गवर्नमेंट हमारी होएगी आर्टिकल 243B के अंडर। पंचायती एरिया कौन सा होता है, वो टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत। पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो भी हमारा लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस है उसके बेसिस पे। विलेज क्या होता है, जो भी गवर्नर स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। ग्राम सभा 243A, ठीक है। 243 में सारी डेफिनेशंस होगी। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के पास पावर है परफॉर्म द फंक्शन विलेज लेवल पे एज द लेजिस्लेचर, जो भी बताएगा बाय लॉज। 243B में बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत होनी चाहिए हर एक स्टेट में, ठीक है। विलेज लेवल और इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, अगर हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल पे में नॉट भी कॉन्स्टिट्यूटेड ना स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन 2 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, 20 लाख का हमारा लिमिट है, 20 लाख प्लस में हमारा इंटरमीडिएट लेवल होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है, ठीक है। 243C पहले डेफिनेशन देखी, ठीक है। ए में हमने ग्राम सभा से डील करा, बी में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए पंचायत का, ठीक है। अब सी में हम देखेंगे कॉम्पोजिशन क्या रहेगा पंचायत का। पंचायत का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा भैया, आपका जो रेशियो होता है पॉपुलेशन का टेरिटोरियल एरिया का वो सेम रहना चाहिए हर लेवल पे। और फिर उसके बाद जो सीट्स होती है पंचायत की वो जिस भी तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फिल करी जाएगी। एंड पंचायत को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करा जाएगा, रेशियो मेंटेन करा जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेचर कानून के थ्रू बताएगा जो चेयरपर्सन होता है वो किस तरीके से नॉमिनेट होएगा या फिर जो भी होएगा, ठीक है, पंचायती लेवल पे, आपके इंटरमीडिएट लेवल पे। एंड स्टेट नॉट हैव पंचायत इंटरमीडिएट लेवल की होगी नहीं होगी सारी चीज़ें, चेयरपर्सन कैसे होगा तो कहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें हमारा स्टेट बताता है। स्टेट व्हेन देयर इज़ आर रजिस्टर्ड एज इलेक्टेड विद इन द पंचायत, ठीक है। आपका पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। चेयरपर्सन क्या होगा, जो भी चेयरपर्सन दूसरे मेंबर होते हैं पंचायत का, वेदर नॉट चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द टेरिटोरियल काउंसिल पंचायत, वो सब राइट टू वोट होगी उनकी मीटिंग में नहीं होगी, दिस ऑल विल बी डेल्ट बाय योर स्टेट का लॉ। चेयरपर्सन जो होएगा वो पंचायत लेवल पे इलेक्टेड होगा, ठीक है। पंचायत इंटरमीडिएट लेवल्स पे इलेक्टेड होगा अमंग्स द मेंबर ही हमारा ये आ रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव यहाँ पे पंचायती लेवल पे जैसे लेजिस्लेचर बताएगा वैसे इलेक्टेड होगा। इंटरमीडिएट लेवल पे भी क्या है, जैसे स्टेट बताएगा, बट अमंग्स द मेंबर ये हमारा उठ करके आते हैं। 243B में डी में हम अब हमारी बात हो रही है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारी सीट्स रिजर्व रहती है, ठीक है। नंबर ऑफ द सीट्स रिजर्व रहती है, जो भी हमारा होता है, जो भी प्रोपोर्शन हमने मेंटेन करना है उसके बेसिस पे। फिर नॉट लेस देन 1/3 हमारी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में भी वुमेंस के लिए रिजर्व होती है। 1/3 हमारी वुमेंस की शेड्यूल ट्राइब में रिजर्व होती है। टोटल नंबर ऑफ द सीट्स जो भी चेयरपर्सन के लिए जा रही है, ठीक है। चेयरपर्सन के लिए भी जो सीट्स रिजर्व होती है वो भी वुमेंस में उसका 1/3 जाता है, ठीक है। मतलब चेयरपर्सन का भी, चेयरपर्सन की ऑफिस भी आपके शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब और रिजर्व फॉर वुमेन। देन इफ़ यू सी जो 1/3 होता है चेयरपर्सन का वो वुमेन होना चाहिए, वहाँ पर भी रिजर्वेशन है। द रिजर्वेशन सीट्स अंडर क्लॉज 1 and 2 एंड द रिजर्वेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन सीज टू हैव एक्सपायर हो जाएगा जब आपका स्पेसिफाइड इन 334 के बेसिस पे हमारे जो शेड्यूल ट्राइब का जो हमने हटा दिया अभी बेसिकली, ठीक है। शेड्यूल का एंग्लो इंडियंस का हमने हटा दिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। देन यू हैव ई में इट्स अबाउट द ड्यूरेशन। 243E में हमने बात करनी है ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। ड्यूरेशन क्या रहता है बताओ। जो पंचायत है सूनर डिज़ोल्व हो जाएगी, जैसे भी लॉ बता रहा है, कंटिन्यू करता है 5 साल के लिए, और अपॉइंटमेंट हमारी पहली मीटिंग की हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ोल्व कर जाते हैं, 5 साल का टेन्योर होता है, एक्सपायरी हो जाएगी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द क्लॉज 1 बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ। देखो अगर आपकी एक्सपायर होगी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, प्रोवाइडेड जो रिमाइंडर टर्म होता है उसके लिए आप सर्व करोगे, क्योंकि 6 महीने ही बचे थे आपके, तो 6 महीने के लिए आप सर्व कर लो। विद द डिजॉल्व पंचायत वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड लेस देन 6 मंथ एंड इट वुड नॉट नेसेसरी बी होल्ड एनी इलेक्शन, ठीक है। अगर 6 महीने ही बच रहे हैं तो 6 महीने के लिए नया इलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। पंचायत कॉन्स्टिट्यूट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द एक्सपायरी से पहले ही हमारी जो है पंचायत डिजॉल्व हो गई है, तो सिर्फ रिमाइंडर टर्म के लिए रहेगी, ठीक है। 43F में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड अगर स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा 20। अच्छा, ये कोई प्रोविजन नहीं कि वो 25 साल का नहीं है, तो क्योंकि 21 इज़ द एज, ठीक है। एंड
जो भी क्वेश्चंस अगर उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आएंगे तो जो भी डिसाइड करेगी वो सच एन अथॉरिटी, जो भी हमारे लेजिस्लेचर बोलेगा वो डिसाइड करेगी। 243G में क्या होता है, वहाँ पे हमने देखा था आपके प्रेसिडेंट डिसाइड करा था इलेक्शन कमीशन के बेसिस पे। यहाँ पे क्या है आपका जो भी अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा वो डिसाइड करेगी। 243G में क्या होता है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक है, क्या पावर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पे बताएगी कि आपने प्लान प्रिपेयर करना है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। एच में हमारी बात हो रही है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड फंड्स। तो लेजिस्लेचर ऑथराइज करता है पंचायत को भी आप लेवी कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, अप्रोप्रिएट कर सकते हो कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। पंचायत असेस कर सकता है, अपना असाइन कर सकता है टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, ठीक है, जो कि लेवी करा जाएगा, कलेक्ट करा जाएगा स्टेट के थ्रू फॉर द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट, जो भी हमारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ग्रांट एंड एड मिल जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। देन यू हैव फंड भी रहते हैं, क्रेडिटेड बाय ऑल मनी रिसीव्ड रिस्पेक्टिवली ऑन बिहाफ ऑफ पंचायत। देन 243I में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल एज सून एज मे बी विद इन 1 ईयर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट एक्ट आ गई थी 73rd वाली, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको फाइनेंस कमीशन बैठा देना है। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड। फिर उसके बाद इसका काम क्या रहेगा, गवर्न करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट एंड द पंचायत का नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, ड्यूटीज़ जो भी हमारी होती है। डिटरमाइन कर द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स जो भी रहती है अप्रोप्रिएटेड बाय या पंचायत। ग्रांट एंड एड की बात कर देगा, मेजर्स देख लेगा, इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन कैसे इंप्रूव करनी है। फाइनेंशियल कमीशन में द गवर्न इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंसेस। नेक्स्ट यू हैव the commission shall determine their procedure and shall have such power in the performance of their function as the legislature of the state. Then you have governor shall cause every recommendation जो भी हमारी होएगी, ठीक है, मेड बाय द कमीशन अंडर द आर्टिकल टुगेदर। एक्सप्लेनेटरी रखेगा उस चीज़ को लेकर के कि भाई एक्सप्लेन करो क्या मेमोरेंडम एक्शंस लिए हैं लेड बिफोर द हाउस, उसके अकॉर्डिंगली उसको हाउस में प्रेजेंट कर देगा। ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत 243J में बात हो रही है कि मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट, ठीक है, ऑडिटिंग होएगी। 243KI में इलेक्शन ऑफ द पंचायत की बात हो रही है। के में बेसिकली तो के में सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल हमारा किसका रहेगा, इलेक्टेड रोल एंड कंडक्ट कैसे कराया जाएगा विद इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारा गवर्नर अपॉइंट करता है और ये जो भी लॉज होंगे वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर बता देगा कि क्या कंडीशन रहनी है, ठीक है, लॉज के थ्रू बताई जाएगी क्या कंडीशन रहनी है और कैसे क्या आपकी चीज़ होएगी। ओके, प्रोवाइडेड जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारा जज ऑफ हाई कोर्ट जैसे हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाया जाएगा। इनकी कंडीशंस भी सेम रहती है जो हमारे हाई कोर्ट के रहते हैं। जो गवर्नर होता है वो रिक्वेस्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अवेलेबल फॉर द कमीशन, कोई भी स्टाफ जो भी चाहिए होता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शनिंग आपका स्टेट इलेक्शन का कोई भी काम कराना है तो फिर उसके बाद आपका क्या हुआ है, नेक्स्ट यू हैव 243L, इसमें एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरी। सो हम यहाँ पे थे 243L में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, जो पार्ट होता है वो अप्लाई होगा यूनियन टेरिटरी पे भी। अंदर एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी जैसे गवर्नर बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा, उस हिसाब से आपकी चीज़ें हो जाएंगी। प्रोवाइडर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आपका उस चीज़ को नोटिफाई कर चुका हो ऑलरेडी कि भाई यूनियन टेरिटरी में ये चीज़ें होनी है, सच एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन जो भी चाहिए होता है वो प्रेसिडेंट कर देता है। 243M में क्या होता है, पार्ट नॉट अप्लाई, मतलब कि कुछ चीज़ आई है, ठीक है, एप्लीकेशन उसको यूनियन टेरिटरी में होनी, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, गवर्नर कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट जो है कुछ भी मॉडिफिकेशन होती है तो वो हमारा प्रेसिडेंट देखता है यूनियन टेरिटरी को लेकर के। पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज़, अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स होते हैं जो शेड्यूल एरियाज़ में नहीं अप्लाई होते, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ में नहीं अप्लाई होते हैं। नथिंग इज पार्ट शेल अप्लाई टू आपका नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। हिल एरिया ऑफ योर स्टेट ऑफ मणिपुर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल शेल अप्लाई टू हिल एरियाज ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग गोरखास, and shall be constituted to affect the function of Darjeeling Gorkha Hill Council. Okay. Parliament by law extend कर सकता है the provision of scheduled areas and the tribal areas subject to such exceptional modification as specified in any such laws. देन यू हैव, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानते, कुछ भी मॉडिफिकेशन जो होता है। 243N में क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन पंचायत, जो पहले से चीज़ें चलती आ रही थी उनको हम कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा 73rd के बाद। एंड लेकिन जो इनकन्सिस्टेंट होंगे उनको अवॉइड भी करा जाएगा। 243B में हमारा होता है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट एंड द इलेक्टोरल मैटर। अगर इलेक्टोरल मैटर है तो हमारी सरकार जो कोर्ट्स है वो उनका इंटरफेरेंस बाधित है,
जो वैलिडिटी होगी किसी भी लॉ के रिलेटेड द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स हो, डिलिमिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो 243K में, तो वो हमको आपकी जो कोर्ट है वो इंक्वायर नहीं करेगी। एंड उसके बाद क्या है, नो इलेक्शन टू एनी पंचायत शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, कि आपका जो इलेक्शन पिटिशन आपकी नहीं आई है, मतलब आप क्वेश्चन तभी कर सकते हो किसी इलेक्शन ऑफ पंचायत को तब आपके पास कोई इलेक्शन पिटिशन हो ऑफ सच एन अथॉरिटी कि भाई ऐसे से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। नेक्स्ट यू हैव पार्ट 9A में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ आएगी। 243P में बोल रहे हैं कि आपकी डेफिनेशन क्या होगी, कमिटीज़ क्या होती है। कमिटीज़ आर्टिकल 343S के बेसिस पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा वही जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट रहता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो रहता है जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से ज़्यादा की है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में है, कंसिस्टिंग 2 और मोर म्यूनिसिपैलिटीज़, वो हमारा एरिया हो जाता है जो भी हमारा गवर्नर स्पेसिफाई करता है बाय पब्लिक नोटिस ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, जो भी टेरिटोरियल एरिया म्यूनिसिपैलिटी का होता है उसको म्यूनिसिपल एरिया बोल दिया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, ये हमारा 243Q में हमको पता चल रहा है सेल्फ गवर्नमेंट का। पंचायत क्या होता है 243B से हमने समझना है, पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के बेसिस पे। 243Q में हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट का एक नगर पंचायत बनाई जाएगी, जिसका कुछ भी नाम हो सकता है। ट्रांजिशनरी एरिया होता है बेसिकली आपके रूरल और आपके अर्बन एरिया के बीच में। म्यूनिसिपल काउंसिल एक स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके लार्ज अर्बन एरियाज़ के लिए होती है। देन आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ बात हो रही है कि आपके जो 243L है इसमें ये आपके कुछ चीज़ें जो है यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई होती है। यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई होने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ ऑल्ट्रेशन करनी होती है तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकता है। 243A में बात हो रही है कि पार्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। सर्टेन एरियाज हमने देख लिया कौन कौन से थे, नागालैंड वगैरह भी हमने देख लिया। ठीक है, गोरखा में, दार्जिलिंग एरियाज़ में वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, शेड्यूल एरियाज़ में, शेड्यूल ट्राइबल में जो पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकता है बाय लॉ कि ये जो प्रोविजन है इस एरियाज़ में जो है आपके अप्लाई नहीं होंगे, या फिर अप्लाई होंगे तो विद मॉडिफिकेशन अप्लाई होंगे। 243N में बात हो रही है कि कंटिन्यूएशन जो भी हमारे पहले पंचायती लॉज थे वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे। देन यू हैव 243O में कि हम क्या कोर्ट्स को बाहर करते हैं कि आप नहीं हस्तक्षेप नहीं करोगे जो डिलिमिटेशन अलॉटमेंट ऑफ द सीट से इलेक्शन पिटिशन की बात हो रही है। देन यू हैव पार्ट 9A, इसमें म्यूनिसिपैलिटी की बात। तो 243P में हमने डेफिनेशन देखी क्या कमेटी रही। 243S में हम देखिए 10 लाख का हमारा वो पॉपुलेशन रेशियो है जिसमें हम मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ बनाएंगे। मेट्रोपॉलिटन को हम स्पेसिफाई कर देगा गवर्नर कि ये एरिया हमारा बन चुका है। टेरिटोरियल एरिया हमारे म्यूनिसिपल एरियाज़ होता है। ठीक है, 243Q में हमें म्यूनिसिपैलिटी समझ जाता है कि सेल्फ गवर्नमेंट क्या हो रही है। 243B में हमने देख ली थी पंचायत। 243Q में हम देखेंगे म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है भैया, पॉपुलेशन हमारे लास्ट सक्सीडिंग सेंसस के बेसिस पे। Q में हमने देखा म्यूनिसिपैलिटी देखेंगे। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी में क्या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, म्यूनिसिपैलिटी नगर पंचायत बन जाएगी ट्रांजिशन एरिया के लिए जो कि आपके रूरल और अर्बन के बीच का एरिया होता है। काउंसिल्स बनेंगे स्मॉल अर्बन एरियाज, कॉर्पोरेशन बनेंगे लार्ज एरियाज़ के लिए, लार्ज अर्बन एरियाज़ के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल इटैब्लिशमेंट हो जाती है इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की, कि मतलब कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल इटैब्लिशमेंट वहाँ पे हम टाउनशिप ले आएंगे। फिर क्या है, ट्रांजिशन एरियाज़ जो है वो गवर्नर डिसाइड करता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पे, रेवेन्यू कितना हम कलेक्ट कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे, या फिर हमारी कितनी परसेंट नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है उसके बेसिस पे हम ट्रांजिशनल एरिया देखते हैं। देन यू हैव 243R में हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही है कि हमारा क्या जितनी भी सीट्स है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम चूज़ करते हैं और जो भी टेरिटोरियल म्यूनिसिपैलिटी एरिया उसको हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। अब क्या है, जो स्टेट है वो कुछ रिप्रेजेंटेशन डाल सकती है म्यूनिसिपैलिटी में, जैसे कि कोई इंसान जिसके पास स्पेशल नॉलेज है अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंडली किसी बंदे को डाल देगी जो आपके लोकसभा या फिर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली से आता है और जो रिप्रेजेंट करता है उस म्यूनिसिपल एरिया को पार्शली या होल। ठीक है, देन यू हैव काउंसिल ऑफ द स्टेट, आपके राज्यसभा हो या फिर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहाँ से कोई बंदा आ रहा है एंड इज़ अ इलेक्टर। ठीक है, रजिस्टर्ड इलेक्टर उस म्यूनिसिपल एरिया का, तो उसको भी आप मेंबर रिप्रेजेंट करा सकते हो। ठीक है, चेयरपर्सन बना दिया जाएगा कमेटी का। ओके, देन यहाँ प्रोवाइडेड जो ये पर्सन होंगे, द पर्सन रेफर्ड इन द पैराग्राफ, उनके पास राइट टू वोट नहीं होता है और वो चेयरपर्सन के मैनर इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। 243S में क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखना है कि कैसे कॉम्पोजिशन होएगा वार्ड कमेटीज़ का। तो हमारी वार्ड कमेटीज़ होनी चाहिए एक या एक से ज़्यादा वार्ड्स को देखने के लिए देयर हैज़ टू बी ये। अब इसकी पॉपुलेशन रेशियो क्या है 3 लाख से ज़्यादा की, यहाँ पे वहाँ पे हमने 10 लाख दे दिया, यहाँ पे 3 लाख की बात हो रही है। फिर उसके बाद जो लेजिस्लेचर होता है वो कानून बनाता है कि क्या कॉम्पोजिशन रहेगा उस टेरिटोरियल एरिया का, क्या मैनर में इलेक्शन होंगे वार्ड कमेटीज़ के। ठीक है, जो मेंबर होते हैं म्यूनिसिपैलिटी का वो रिप्रेजेंट करता है वार्ड विद इन द टेरिटोरियल एरिया। ठीक है, वार्ड में क्या होगा, एक तो वार्ड होएगा जहाँ पे मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे वार्ड इन द म्यूनिसिपैलिटी, 2 या 2 से ज़्यादा वार्ड होंगे। वन ऑफ द मेंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा म्यूनिसिपैलिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर। ठीक है, चेयरपर्सन हमारा होगा शेल बी चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, मतलब उनमें से एक बंदा आपका चेयरपर्सन होता है। फिर यू हैव टी, 243T में हमारी बात हो टी से रिजर्वेशन याद रखो कि रिजर्व करना है किसके लिए, ST
SCs सेम प्रोपोर्शन जैसे हमारे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है उसी बेसिस पे जो भी पॉपुलेशन है उसका रहेगा। इसको हम अलॉटमेंट बेसिस पे मतलब कि रोटेशन भी करा सकते हैं, ठीक है, कि आज इस बार ये एरिया को रिजर्व है, अगली बार इस एरिया को रिजर्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड जो भी हमारी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे 1/3 हमारी जो रिजर्व SC ST की हुई है उसमें हम 1/3 वुमेन्स को भी डाल देंगे, 1/3 ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू SC एंड STs नॉट। अब यहाँ पे 1/3 हमारी आ रही है, डायरेक्ट इलेक्शन हमारे जो हो रहे हैं वहाँ पे भी 1/3 हमारी वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी। देन यू हैव ये भी रोटेशन बेसिस पे हो सकता है, हर बार जरूरी थोड़ा कि एक्स नंबर का जो वार्ड था उसी को हमने बार बार वुमेन के लिए रिजर्व करना है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू द रिजर्वेशन फॉर द बाई वार्ड, ठीक है। तो ऐसा फिर जो ऑफिस होता है चेयरपर्सन का वो भी रिजर्व हो सकता है SC ST एंड वुमेन्स के लिए। देन आपकी जो रिजर्वेशन होती है सीट्स की वो आपके 334 के बेसिस पे चलेगा। अगर वहाँ पे एक्सपायर कर दे कि हमने अगर आगे फर्दर SC STs के लिए रिजर्वेशन नहीं रखने तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। देन यू हैव हम पार्लियामेंट जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो बेसिकली है वो आपका अगर उनको लगता है कि देयर इज़ अ लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन तो वो उनके फेवर में भी रिजर्वेशन ला सकता है। 243 यू टी में हमने रिजर्वेशन देखी, यू में हम देखेंगे ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3-5 साल का टेन्योर रहता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनो अपनी समझ देखो। इलेक्शन कब कब होंगे, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब हमें लगे कि एक्सपायरी हो चुकी है ड्यूरेशन की, या फिर हमें लगे कि 6 महीने पहले मतलब 6 महीने बचे थे, एक्सपायरी 6 महीने के वहाँ पे हुई है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने से 6 मंथ के से पहले आपका डिसोल्यूशन हो चुका है। तो इसमें आपका रिमाइंडर टाइम के लिए आपका बंदा आता है, ठीक है, पीरियड के लिए आपको आना पड़ता है। उसके बाद जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका डिसोल्यूशन हो गया बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन, तो वो सिर्फ रिमाइंडर टर्म के लिए होगी। 243 जो है आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे, फ्रेश इलेक्शन होंगे तो आपका बंदा जो है अपना पूरा टेन्योर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम मतलब बचा है तो आपका रिमाइंडर टर्म के लिए आपको सर्व करना होगा। 243(5) बी में क्या बात हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होएगी कि आपने क्या करा है, डिस्क्वालीफाइड हो आप इलेक्शन फाइट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स लॉ एंड यू आर 25 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होते, 21 ईयर हमारी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ इलेक्शन फाइट करने के लिए। देन यू हैव टू डब्ल्यू में हमारी पावर एंड अथॉरिटीज़ की बात करें, जो म्यूनिसिपैलिटी के पास क्या पावर होती है, डिवोल्यूशन की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, 12 शेड्यूल के बेसिस पे काम कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। देन टू एक्स में बात हो रहा है कि एक्स मतलब टैक्स, ठीक है, टैक्सेस की बात हो रही है। टैक्स में हमारा क्या होता है कि अथॉरिटीज़ की लेवी कर सकते हो टैक्सेस, ड्यूटीज़, म्यूनिसिपैलिटी ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, अदर थिंग ग्रांट इन एंड आप ले सकते हो, और ये सारी चीज़ें हमारी टैक्सेस एक्सेस में देख लेंगे। बाई से क्या होगा, बाई 5 दैट इज़ फाइनेंस कमीशन हमारा जो पहले बना था आई में, ठीक है, आई फाइनेंस के अंडर बाई वाली बात हो जाएगी। बाई में भी हम बात करें जो हमारा ऑलरेडी 243 आई में फाइनेंस कमीशन बैठ चुका है, वो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ की भी चीज़ें देखेंगे, वो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी का वो भी देखा जाएगा उसी के थ्रू, एंड विल सी द टैक्स असाइनमेंट क्या रहता है, आपका कंसोलिडेटेड फंड से कितना ग्रांट मिलना है, क्या मेजर रहेगा फाइनेंशियल पोजीशंस का, सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन जो आई में बना है वो वाई में भी देखेगा, ठीक है। देन यू हैव आपका जेड में क्या है, आपका ऑडिट, जेड अकाउंट देखना है, जेड अकाउंट्स देखना है। फिर उसके बाद जेड ए में हम क्या करेंगे, जेड अकाउंट देखने के बाद इलेक्शन देखेंगे, म्यूनिसिपैलिटी के प्रिपरेशन करना है, कैसे हमारा प्रिपरेशन होएगा इलेक्टोरल रोल का, कैसे हम इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन देखता है। इलेक्शन कमीशन क्या देखता है के देखता है, के थ्रू आपका इलेक्शन कमीशन देखता है क्या इलेक्शंस, ओके। जेड बी में हमारी बात हो रही है, अब जेड तक हमारा हो गया था, अब हमने खाता क्लोज कर दिया था, खाता क्लोज करने के बाद हमने शुरू करा वापस कैसे, इलेक्शन से शुरू करा। जेड बी में हमने क्या देखा, एप्लीकेशन की यूनियन टेरिटरी पे क्या चीज़ें अप्लाई हो सकते हैं, वही चीज़ें अप्लाई हो सकती है जो गवर्नर चाहता है और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन होने तो प्रेसिडेंट विल मॉडिफाई, ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन देखेगा कि भाई ये जो पार्ट है आपकी म्यूनसिपल एक्ट का, ये जो इस यूटी पे इस तरीके से एप्लीकेबल होगा। सी में क्या बात करें, पार्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज क्या है, वही गोरखा हिल्स, ठीक है, आपका जो आपके ट्राइबल शेड्यूल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है आपके। जेड डी में क्या है, कमिटीज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, हर एक स्टेट में क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ होनी चाहिए, सो दैट आपका जो भी प्लान प्रिपेयर करा हुआ है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जो लेजिस्लेचर है वो कंपोज कर सकता है, कंपोजिशन देखेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की किस तरीके के रखने, क्या इसके इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे क्या 4/5 बंदे हमने इलेक्टेड लिए हैं, 4/5 बंदे जो है हमारे वो है इलेक्टेड होंगे, ठीक है, शैल बी इलेक्टेड अमंग्स द मेंबर। पंचायती और म्यूनसिपैलिटी वाले जो बंदे हैं उनमें से हमने 4/5 मेंबर हमारे इलेक्शन से लाने हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में। ये हमने देख लिया फंक्शन कैसे करना, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या रहेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट
पे बात होएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। चेयरपर्सन जो होगा एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शेल, वो अपना जो प्लान है वो लेकर के आएगा कमेटी के सामने और सरकार को दिखाएगा। ZE में बात हो रही है कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन कमेटी की बात होगी। वही अगेन यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी स्टेट लेजिस्लेचर देखें, यहाँ पे क्या है 2/3 बंदे जो है हमारे इलेक्टेड है, वहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या होगे, वही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कमेटीज़ में, फंक्शन देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन मैनर ऑफ इलेक्शन देख लेंगे, एवरी मेट्रोपॉलिटन उनमें क्या प्लान देखा जाएगा म्यूनिसिपैलिटीज़ का, पंचायत का, कॉमन इंटरेस्ट देखा जाएगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, क्या प्रायोरिटीज़ है सरकार की, उसके बेसिस पे काम करा जाएगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और जो चेयरपर्सन होएगा इसका, वो अपना प्लान जो है सरकार के सामने ला के रख देगा। ZF में क्या है हमारा, एग्जिस्टिंग लॉ जो म्यूनिसिपैलिटी के वही अप्लाई होंगे जो हमारे पंचायत में भी देखे थे। ZG में क्या हो रहा है कि बार करते हैं हम कोर्ट को कब बार करते हैं हम, जबकि हमारा सीट अलॉटमेंट की बात होती है, डिलिमिटेशन की बात होती है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और कि नो इलेक्शन, अगर पिटीशन गई है तभी इलेक्शन जो है क्वेश्चन होएगा, अदरवाइज आप म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को क्वेश्चन नहीं करोगे। दिस इज़ द बार। ZG खत्म हो गया, जी यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है। देन वी हैव द पार्ट 10th जो कि शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया से डील करता है, और विल सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।